हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणाई क्लासरूम। बहुत 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 स्वागत है प्यारे बच्चों आपका दक्षिणाई क्लासरूम चैनल पर। मैं प्रदीप सिंह फिर से आपके साथ हूं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट के अगले टॉपिक कैलोरीमेट्री के रिवीजन के साथ। और आज हम कंडक्शन का भी रिवीजन इसी में ही स्टार्ट कर देंगे बच्चों। चलिए तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहली चीज, बेटा कैलोरीमेट्री में बेटा क्या क्या चीजें हैं बेटा जो हमको मालूम होनी चाहिए, फटाफट से मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। कैलोरीमेट्री में कैलोरीज का मेजरमेंट पे चीजें हैं, है ना। और बेसिकली इसमें एक डिवाइस होता है कैलोरीमीटर, जो एक बर्तन होता है ना, कॉपर का वेसल होता है, जो बाकी पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, जो बाकी पूरी दुनिया से आइसोलेटेड है, ना किसी को थर्मल एनर्जी देगा ना किसी से थर्मल एनर्जी लेगा। बस जो दो चीजें उसमें डाली है मिक्स करने के लिए, जो अलग अलग टेम्परेचर पे, वो फाइनली कॉमन टेम्परेचर पे आएंगी। और वो टेम्परेचर से मैं अंदाजा लगाऊंगा कि स्पेसिफिक हीट्स क्या क्या है। ठीक है, तो बच्चों देखो, अब स्पेसिफिक हीट क्या चीज होती है। स्पेसिफिक हीट होती है एक इन जनरल बेटा, मतलब स्पेसिफिक हीट जो होती है बेटा पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड यूनिट में डिफाइंड होती है। स्पेसिफिक हीट होती है 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है, दैट इज स्पेसिफिक हीट। 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट, है ना। ऐसे ही एक टर्म आती है मोलर स्पेसिफिक हीट। तो वहां पर होता है 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, उसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। पर जो मैं स्पेसिफिक हीट जो वर्ड यूज कर रहा हूं बच्चों, मैं बस आपको इतना ही कहना चाह रहा हूं, जो स्पेसिफिक हीट वर्ड है, जो मैं कह रहा हूं कि 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना है ना। थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सब्सटेंस बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड इज नोन एज स्पेसिफिक हीट ऑफ दैट सब्सटेंस, है ना। ये पर किलोग्राम और पर डिग्री सेंटीग्रेड में भी हो सकता है ना। तो 1 किलोग्राम का 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए, है ना, तो भी उसको स्पेसिफिक हीट ही बोलेंगे। दैट इज थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रीच द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास बाय यूनिट। अब ये स्पेसिफिक हीट एक्चुअली बेटा कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं होती, अलग अलग टेम्परेचर पे इसकी वैल्यूज अलग अलग होती है, क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे थर्मल एक्सपेंशन आप लोग पढ़ चुके हैं। अलग अलग टेम्परेचर पे बेटा जो इंटर एटॉमिक सेपरेशन होता है वो अलग अलग होता है। अलग अलग टेम्परेचर पे इंटर एटॉमिक सेपरेशन अलग अलग होता है, तो इंटर एटॉमिक फोर्सेस जो होंगे या इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस जो होंगे वो अलग अलग होंगे। तो इसलिए उनको फर्दर सेपरेट करने में मेरे को वर्क भी अलग अलग करना पड़ेगा, एनर्जी भी अलग अलग ही सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेटा जो स्पेसिफिक हीट है एक्चुअली बेटा वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, लेकिन इन जनरल क्वेश्चन में आपको एक कांस्टेंट वैल्यू दे दी जाती है ना। तो स्पेसिफिक हीट है क्या बेटा, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो एस एनर्जी देनी पड़ेगी, तो m ग्राम के लिए ms देनी पड़ेगी। बेटा 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो मेरे को s एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर m ग्राम का टेम्परेचर s से बढ़ाना हो तो कितनी सप्लाई करनी पड़ेगी, ms। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, और अगर डेल्टा टी से बढ़ाना हो तो कितनी करनी पड़ेगी, ms डेल्टा टी। तो यहां से क्या आ गया प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी। यहां पर क्या निकल के आ गया प्यारे बच्चों, Q इक्वल टू ms डेल्टा टी एक रिलेशन। अगली चीज फिर से बता दे रहा हूं बेटा, स्पेसिफिक हीट है 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी वो S है। तो m ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो ms, और डेल्टा t से बढ़ाना हो तो ms डेल्टा t। तो Q इक्वल टू ms डेल्टा t। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब अगली चीज बेटा 1 कैलोरी क्या होता है। 1 कैलोरी होता है 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो फ्रॉम 14.5 टू 15.5 डिग्री सेंटीग्रेड। मैं स्पेसिफिकली बोल रहा हूं 14.5 टू 15.5 क्योंकि अलग अलग टेम्परेचर पे तो डेफिनेट है थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड अलग अलग होगी, है ना। अप्रोक्सीमेटली 1 के आसपास ही होती है, लेकिन अगर 1 कैलोरी की डेफिनेशन बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम वाटर बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो स्पेसिफिक हीट मैंने आपको टर्म रिवाइज कराई। अब एक टर्म होती है बेटा हीट कैपेसिटी। क्या टर्म होती है, हीट कैपेसिटी। हीट कैपेसिटी क्या होता है, बॉडी का टेम्परेचर, जो भी बॉडी है उस बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए कितनी थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर स्पेसिफिक हीट S है तो 1 ग्राम का सब्सटेंस अगर होगा तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए ये, तो m ग्राम का टेम्परेचर, m ग्राम बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए क्या थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। अगर 1 ग्राम के लिए S करनी पड़ रही तो m ग्राम के लिए ms, और m ग्राम की बॉडी है। तो बेटा यही है हीट कैपेसिटी, यही है हीट कैपेसिटी। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं। जो हीट कैपेसिटी है दैट इज नथिंग बट ms, दैट इज नथिंग बट ms। बेटा 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाना हो तो S थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है।
तो अगर m ग्राम की बॉडी है तो मेरे को सप्लाई क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ms। तो मेरे को सप्लाई क्या करनी पड़ेगी प्यारे बच्चों, ms। क्या ये बात समझ में आ पाई है? बिल्कुल आ पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये हो गई हीट कैपेसिटी। ये क्या हो गई? हीट कैपेसिटी। इसके बाद बेटा मैंने आपको क्या क्या समझा दी? मैंने आपको समझा दी स्पेसिफिक हीट, मोलर स्पेसिफिक हीट और हीट कैपेसिटी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, अब इसके बाद एक टर्म आती है वाटर इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट जैसे मान लो कि मैं 1 घंटे में 100 क्वेश्चन कर लेता हूं। मान लो आप जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, मान लो आप स्टूडेंट हैं, आपकी उतनी प्रैक्टिस नहीं है, तो आप 1 घंटे में 10 क्वेश्चन कर पाते हैं। तो 1 प्रदीप सर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। क्लियर हो गई बात, है ना? तो इक्विवेलेंट आ गया। तो इक्विवेलेंट क्या है, मतलब समझ में आ गया ना? जो मैं 1 घंटे में काम कर रहा हूं, आप को या तो 10 घंटे लगेंगे या 10 लोग मिलके मेरे बराबर कर लेंगे। करेक्ट हो गई बात? बिल्कुल करेक्ट हो गई। अब बेटा मैं जस्ट आपको एक बात बताना चाह रहा हूं। वाटर इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? जैसे कोई बॉडी है m ग्राम की, उसकी स्पेसिफिक हीट है S, उसका टेम्परेचर 1 से बढ़ाना हो तो ms डेल्टा टी, जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी बॉडी के लिए, वो ये होगी। वाटर का कितना मास ले, मान लो वाटर का मास ले W ले लिए, W ग्राम, और उसको भी मेरे को वही थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए। ms डेल्टा टी स्पेसिफिक हीट 1 ही होती है, डेल्टा टी 1 है ना? तो बेटा यहां से W क्या आ गया, ms। अच्छा, हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली एक ही चीज है। हीट कैपेसिटी और वाटर इक्विवेलेंट न्यूमेरिकली एक ही चीज है। ठीक है, वाटर इक्विवेलेंट एक्चुअली एक मास है, हीट कैपेसिटी थर्मल एनर्जी है 1 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाने के लिए जो चाहिए। ठीक है, तो न्यूमेरिकली ये बराबर चीज है। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या है? अगर वाटर का W ग्राम है, इसका अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर बढ़ाना हो या उस m ग्राम बॉडी का, तो बेटा जो थर्मल एनर्जी रिक्वायर्ड होगी वो सेम होगी। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगली चीज, प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है बेटा? अगर दो चीजें हम मिक्स कर रहे हैं, एक हाई टेम्परेचर पे एक लो टेम्परेचर पे, तो बेटा फाइनली इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कुछ आ जाएगा, बीच का टेम्परेचर कुछ आ जाएगा। तो एक जितनी थर्मल एनर्जी रिलीज करेगी दूसरी उतनी गेन करेगी। थर्मल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल्स टू थर्मल एनर्जी गेन्ड। जो एक बॉडी थर्मल एनर्जी जितनी लूज करेगी, एक बॉडी जितनी थर्मल एनर्जी लूज करेगी, दूसरी बॉडी उतनी ही थर्मल एनर्जी प्यारे बच्चों गेन करेगी। आप आया बच्चों? बिल्कुल आप आया, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं बेटा, कोई दुख तकलीफ इसमें तो होगी ही नहीं, है ना? तो बेटा ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। जैसे मान लो एक बॉडी है m1 मास की, जिसका टेम्परेचर है T1, दूसरी बॉडी m2 मास की, जिसका टेम्परेचर है T2। ठीक है, और मान लो T1 T2 से बड़ा है। ठीक है, अब क्या होगा, इसका टेम्परेचर घटेगा, तो M1S1 T1 माइनस T, ये इसने थर्मल एनर्जी रिलीज करी, और M2S2 T माइनस T2, ये इसने थर्मल एनर्जी गेन करी। थर्मल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। ms डेल्टा टी ms डेल्टा टी बराबर किए बेटा, ये थर्मल एनर्जी कितनी गेन करेगा? इसका टेम्परेचर बेटा कम होगा, T1 से कुछ T पे आएगा, तो M1S1 T1 माइनस T, जो इसने लूज करी एनर्जी। ms डेल्टा टी होता है अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी गेन्ड और लॉस्ट, है ना? तो बेटा अगर बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो ms डेल्टा टी देनी पड़ेगी, और लूज करना है अगर डेल्टा टी का मैग्नीट्यूड ले लो तो ms डेल्टा टी उसमें से निकालनी पड़ेगी, है ना? थर्मल एनर्जी। तो M1S1 T1 माइनस T, M2S2 T माइनस T2। आया? बिल्कुल आया। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। ठीक है, अब बेटा एक टर्म आती है लेटेंट हीट, है ना? तो लेटेंट हीट क्या होता है बेटा? यूनिट मास का अगर आपको फेज चेंज करना हो, लिक्विड से वेपर बनाना हो या सॉलिड से लिक्विड बनाना हो, तो यूनिट मास के लिए जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है ना, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट, है ना? 1 ग्राम को अगर मान लो लिक्विफाई करें तो जो थर्मल एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। अगर 1 ग्राम को इवेपोरेट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन जनरल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन से काफी ज्यादा होती है। रीजन ये होता है, देखो बेटा सॉलिड के बॉन्ड तोड़ने दूर दूर कर रहे हैं, थोड़ा सा दूर किया तो लिक्विड बन गया, लेकिन लिक्विड से वेपर बनाने के लिए ना बेटा उसका बहुत ज्यादा वॉल्यूम बढ़ती है। तो वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ती है तो बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट उसको बहुत ज्यादा एक्सपैंड होना है, तो बेटा इसलिए उसको वर्क बहुत ज्यादा करना है एटमॉस्फेयर के अगेंस्ट दूर जाने के लिए, तो वहां पर आपको एनर्जी बहुत ज्यादा सप्लाई करनी पड़ती है। करेक्ट है इनकरेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन वाटर के लिए जो होती है बेटा वो क्या होती है 540, और आइस के लिए जो होती है बेटा फ्यूजन वाली वो होती है 80। तो 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए 80 लगती है, पर इवेपोरेट करने के लिए 540, क्योंकि एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होना है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के अगेंस्ट बहुत ज्यादा एनर्जी एक्सपैंड होनी है। समझ में आया?
बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है भैया। चलिए तो फिर अब ये हो गया लेटेंट हीट, है ना। लेटेंट हीट अगर L है तो m ग्राम को अगर मेल्ट करना है, 1 ग्राम को मेल्ट करने के लिए L चाहिए, तो m ग्राम को मेल्ट करने के लिए क्या चाहिए, Q इक्वल टू ml। और अगर इवेपोरेट करना तो 1 ग्राम के लिए L चाहिए, तो m ग्राम के लिए क्या चाहिए होगी, ml। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अगर मान लो मेरे पास आइस है -20 डिग्री सेंटीग्रेड पे, गरम करूंगा तो क्या हो जाएगी, है ना, गरम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, गरम हो जाएगी। चलिए आइए देखिए बेटा, बात समझते हैं क्या कहना चाह रहा हूं मैं। थोड़ा सा धोखा दे रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमारे पास बहुत सारे मार्कर हैं, किसी दूसरे को मौका दिया जाए। -20 पे मेरे पास आइस है, ओके। अब टेम्परेचर बेटा जब मैंने थर्मल एनर्जी दी तो क्या होगा, मान लो कांस्टेंट रेट से हीट सप्लाई करना, तो टाइम के साथ होगा, पहले टेम्परेचर बढ़ के 0 पे आएगा, 0 पे आने के बाद थोड़ी देर 0 पे ही स्टेबल रहेगा। क्यों, जब तक पूरी मेल्ट नहीं हो जाएगी तब तक बेटा बॉन्ड तोड़ने में एनर्जी जा रही है ना, तो मतलब फिर वहां पर टेम्परेचर 0 से बढ़ेगा। मान लो थोड़े से वाटर का बढ़ गई तो आइस को वापस एनर्जी देके आइस को मेल्ट कर देगा और अपना वापस से ठंडा होकर 0 पे आ जाएगा। तो बेसिकली पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो 0 पे ही रहने वाला है। और फिर क्या होगा, फिर जब थर्मल एनर्जी सप्लाई करूंगा फिर बढ़ने लगेगा 100 पे जाके। 100 पे जाके क्या होगा प्यारे बच्चों, 100 पे जाने के बाद अब वो इवेपोरेट होगा, अब तब तक टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा जब तक पूरा इवेपोरेट हो ना जाए। करेक्ट है, आपने देखा तो मैंने इससे ये ज्यादा बनाया, क्योंकि अगर कांस्टेंट रेट से थर्मल एनर्जी सप्लाई कर रहा हूं तो मेल्ट करने में कम टाइम लगेगा, इवेपोरेट करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए तो ज्यादा टाइम लगेगा। और ये बताओ क्या होता है, यहां पर देखो उतने टाइम में कम टेम्परेचर, यहां पर इतने टाइम में जो टेम्परेचर बढ़ा यहां पर उतने टाइम में उससे कम बढ़ रहा है, यहां पर ज्यादा बढ़ रहा है। तो ये क्या बता रहा है, स्पेसिफिक हीट ज्यादा है वाटर की, यहां पर वाटर था, यहां पर आइस थी, आइस की स्पेसिफिक हीट कम है, यहां स्टीम की स्पेसिफिक हीट भी वाटर से कम है ना, कि भैया जो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जो थर्मल एनर्जी चाहिए स्टीम में कम चाहिए, वाटर में ज्यादा चाहिए, है ना, आइस में भी कम चाहिए। आया, बिल्कुल आया। तो बेटा बस मैं आपको ये कहना चाहता, अच्छा ये जो बेसिकली स्लोप है, ये स्लोप बताएगी 1 सेकंड में कितना टेम्परेचर बढ़ गया। तो जितनी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी उतनी ज्यादा थर्मल एनर्जी चाहिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो टेम्परेचर उतने टाइम में कम बढ़ेगा, स्पेसिफिक हीट कम होगी तो टेम्परेचर ज्यादा बढ़ जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कम तो स्लोप ज्यादा, स्पेसिफिक हीट ज्यादा तो स्लोप कम। आया, तो बेटा यही है पूरा का पूरा कैलोरीमेट्री, है ना। अब मैंने आपको थ्योरी पूरी की पूरी बता दी कैलोरीमेट्री की। अब ऐसा करते हैं प्यारे बच्चों, कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कैलोरीमेट्री पर, फिर स्टार्ट करते हैं कंडक्शन। फिर क्या स्टार्ट करेंगे प्यारे बच्चों, कंडक्शन, दैट इज हीट ट्रांसफर का मतलब टॉपिक एक स्टार्ट करेंगे कंडक्शन, एंड उसके बाद कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, और हमारा पूरा का पूरा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स फिनिश हो जाएगा। ठीक है तो बच्चों, अब एक चीज होती है टेम्परेचर स्केल्स कैलोरीमेट्री में। टेम्परेचर स्केल्स क्या होते हैं प्यारे बच्चों, अगर जैसे मान लो डिग्री सेंटीग्रेड है ना, डिग्री फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, तो बेटा कैसे कन्वर्जन होता है, कोई नया टेम्परेचर स्केल, तो बेटा तरीका ये होता है, जैसे मान लो डिग्री सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर है C से डिनोट करता हूं, है ना, तो C माइनस इसका जो भी फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर का, इस पे क्या होता है 0 अपॉन बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर को F से डिनोट कर देते हैं। और इसमें बेटा क्या क्या होते हैं 32 और 212, तो फ्रीजिंग पॉइंट होता है 32, F माइनस 32 अपॉन 212 माइनस 32। केल्विन में क्या होता है बेटा, केल्विन में होता है 273 और 373, तो K माइनस 273 अपॉन 373 माइनस 273। तो बेटा करना क्या होता है, कोई भी टेम्परेचर हो T माइनस T फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, बस ये हर एक का बराबर करते जाइए, आपको जो भी टेम्परेचर स्केल चाहिए तो पता लग जाएगा। कभी कभी कह रहे हैं बताओ कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है,
तो उसको टी नाम दे दो, तो दोनों में बराबर कर दो, दोनों को टी लिख दो और बराबर कर दो। तो टी अपॉन 100 इज इक्वल्स टू टी माइनस 32 अपॉन 180, है ना। अब यहां से आप निकाल सकते हैं 1.8 आ गया यहाँ पे करने पे, ओ आई एम सॉरी, ये तो 18 है, 9 आया, 5 आया, 90 और ये 5t इधर आगे 2 9 2 5 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है ना। तो ये क्या बन जाएगा 90 इज इक्वल्स टू सॉरी इज इक्वल्स टू 5t माइनस 32 इंटू 5 क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों यहाँ पे 160, है ना। अब यहां से बेटा टेम्परेचर ये t कितना निकल के आया, इसको उधर ले जाइए, 4t इज इक्वल्स टू 160 माइनस में, तो t कितना आ गया प्यारे बच्चों -40 डिग्री सेंटीग्रेड। मतलब जो -40 टेम्परेचर है वो डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बराबर होता है। अब इस पे बेटा अगर आपको क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करने तो आप ऐसा कर सकते हैं कि मेरा जो एक्चुअल लेक्चर है उसको देख लीजिए, मैंने उसमें 1-2 क्वेश्चंस और भी करा रखे हैं, इसको बहुत डिटेल में बता रखा है, लेकिन बस कॉन्सेप्ट एक ही, t माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज कांस्टेंट, ठीक है। तो इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिल जाते हैं। मैंने अभी आपको कराया कि डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन अगर बराबर करने हैं, ऐसा कौन सा टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट में बराबर हो तो उसको x कह दिए, दोनों में x रख दिए। ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जो डिग्री सेंटीग्रेड में डबल होता है फ़ारेनहाइट का, तो यहाँ 2x रख दीजिए, यहाँ पे x रख दीजिए। ऐसा कौन सा टेम्परेचर जो डिग्री फ़ारेनहाइट में डबल होता है डिग्री सेंटीग्रेड, इसको 2x रख दीजिए, इसको x रख दीजिए, सॉल्व कर देना है ना। तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो बड़े आराम से कर पाते हैं। कोई जनरल आपको कह देगा कोई एक और स्केल है जिसमें बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिसमें फ्रीजिंग पॉइंट होता है 40 और बॉइलिंग पॉइंट होता है 60, तो बताइए कि मतलब उसमें जो 50 होगा वो केल्विन में क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो बड़े आराम से आपको करना क्या होगा, है ना। जैसे मान लीजिए कि मैंने कहा कि 40 अगर फ्रीजिंग पॉइंट है नए स्केल में, ये फ्रीजिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है मान लो 60, ठीक है। तो T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 20, है ना। अब मेरे से कोई पूछ रहा है केल्विन में कितना टेम्परेचर हो, इसमें 50 है तो केल्विन में क्या हो, तो K माइनस 273 अपॉन 100 और T की वैल्यू क्या है, कह रहे यहां पर 50 है, इस स्केल में 50 है तो उस स्केल में क्या हो। अब सॉल्व कर सकते हैं, 50 माइनस 40 10, 10/20 कितना हो जाएगा, हाफ इंटू 100, 50 प्लस 273, मतलब 50 जोड़ना है 273 में तो क्या देगा 323, कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 323। कोई दिक्कत नहीं है ना। इससे ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते हैं, है ना। और यही था बेटा कैलोरीमेट्री का लास्ट टॉपिक। चलिए बच्चों, कैलोरीमेट्री की थ्योरी तो पढ़ ही चुके हैं, जिसमें कुछ खास तो है नहीं। अब आइए कुछ आसान क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी कर लेंगे। हीट रिक्वायर्ड A3, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम ऑफ आइस at 0 डिग्री सेंटीग्रेड into steam at 100 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 ग्राम आइस है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बनाना क्या है 1 ग्राम स्टीम, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। पहले इसको पिघालना पड़ेगा, 1 ग्राम वाटर बनाना पड़ेगा, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे कितनी थर्मल एनर्जी लगेगी ml, 1 into 80, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80, याद करवा चुका हूं आपको पहले भी मैं, 80 कैलोरीज। फिर इसको 1 ग्राम वाटर बनाना पड़ेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इसमें कितनी थर्मल एनर्जी लगेगी ms डेल्टा टी, बेटा टेम्परेचर बढ़ाना तो ms डेल्टा टी, ms डेल्टा टी 100, तो ये 100 कैलोरीज आ गई, 180 लग चुका है। अब इसको बनाना है स्टीम, अब कितनी एनर्जी लगेगी ml, 540 कैलोरीज, तो 540 100 कितना हो जाएगा 640 प्लस 80 का हो जाएगा 720 कैलोरीज। मतलब पहले हमको आइस को पिघालना पड़ेगा, फिर पानी को गर्म करना पड़ेगा, फिर पानी को इवेपोरेट कराना पड़ेगा। पिघालने के लिए ml, गर्म करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाने के लिए ms डेल्टा टी, फिर इवेपोरेट करने के लिए ml। टोटल कर लीजिए, बड़े आराम से आंसर आ जाएगा। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, आसान आसान क्वेश्चन है। अगला, 1 kilogram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 1 kilogram of water at 100 degree centigrade. Oh sorry, 10 degree centigrade. Resulting temperature 1 kilogram ice है,
1000 ग्राम, ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे है और मेरे पास है 1000 ग्राम वाटर एट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। ज्यादा टेम्परेचर पे कौन? वाटर। तो बेटा जब ये गर्म होगा, जब ये आएगा, जब यही 1000 ग्राम वाटर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो कितनी थर्मल एनर्जी रिलीज होगी? यहां पर टेम्परेचर कम हो रहा है, कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ms डेल्टा टी। ms 1 होता है, डेल्टा टी हो गया 10। ये कितना आ रहा है? 10,000। इतनी एनर्जी ये दे सकता है। और इसको पिघालने के लिए कितनी चाहिए? 10,000 इंटू एल। एल कितना है? 80,000 चाहिए। तो क्या ये इसको मेल्ट कर पाएगा? नहीं। तो इसका मतलब क्या? वाटर तो 0 पे आ जाएगा, लेकिन कुछ ही आइस मेल्ट हो पाएगी। सारी मेल्ट करने के लिए तो 80,000 चाहिए। उतनी एनर्जी नहीं है हमारे पास। अगर यहां 1000 ग्राम के बदले 8000 होता तो ये पूरी मेल्ट करा पाता। और अगर 8000 ग्राम से ज्यादा होता तो ग्राम कराने के बाद, मतलब पिघालने के बाद, उसका टेम्परेचर भी बढ़ा पाता। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो बेटा अभी तो क्या होगा, ये अगर पूरा 0 पे आ भी जा रहा है तो भी उसको मेल्ट पूरा नहीं करा पा रहा है, मतलब आइस वाटर मिक्सचर बन जाएगा। लेकिन फाइनल टेम्परेचर पूछा तो वो क्या होगा? 0 डिग्री सेंटीग्रेड। A6 का आंसर आ गया 0, है ना? आई होप बच्चों मैं आपको समझा पा रहा हूं, नहीं तो बेटा आप दोबारा देखें, तिबारा देखें, कुछ क्वेश्चंस में और कराऊंगा ताकि चीजें बड़े अच्छे से क्लियर हो जाए। नेक्स्ट, 10 ग्राम ऑफ आइस, A7, 10 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree centigrade is mixed with 10 gram of water at 40 degree centigrade. Final temperature of water in the mixture is, ये तो बहुत ही आसान है। ग्राम आइस, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, 10 ग्राम वाटर, वाटर को W लेता हूं, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइनल टेम्परेचर। पहले तो ये देखो क्या पिघाल पाएगा। अगर ये 10 ग्राम वाटर बन जाए 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? ms डेल्टा टी। टेम्परेचर कम हो रहा है 400, और पिघालने के लिए कितनी चाहिए? 10 इंटू 80, 800। तो क्या ये पिघाल पाएगा? नहीं। तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? फाइनल टेम्परेचर तो होगा 0। लेकिन क्वेश्चन में क्या ये पूछा है आपसे? नहीं, क्वेश्चन पूछ रहा है फाइनल मास ऑफ वाटर इन द मिक्सचर। बेटा 400 800 से पूरा पिघल जाएगा, तो 400 से तो आधा ही पिघलेगा। अगर ये 10 ग्राम वाटर अगर 0 पे आ रहा है, 400 एनर्जी रिलीज हो रही है, 800 चाहिए कंप्लीटली पिघालने के लिए, 400 से आधा पिघलेगा, मतलब 5 ग्राम वाटर यहां से आ जाएगा, 10 ग्राम पहले था, 15 ग्राम हो जाएगा। कह रहे फाइंड द मास ऑफ वाटर इन द आइस वाटर मिक्सचर। अरे भैया देखो मेरी बात सुनो, ये आया 10 ग्राम वाटर है 40 डिग्री सेंटीग्रेड से बन गया 10 ग्राम वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं आपसे बस ये कहना चाह रहा हूं बच्चों कि अगर ये कन्वर्ट हो गया 10 ग्राम वाटर से 10 ग्राम वाटर बन गया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 40 डिग्री सेंटीग्रेड से 0 पे, इतनी एनर्जी रिलीज हुई। मान लो m मास आइस का मेल्ट होगा, 1 ग्राम मेल्ट करने के लिए 80 एनर्जी चाहिए होती, तो m के लिए m इंटू 80 है कितनी हमारे पास एनर्जी? 400। 8 5 40, यहां से m कितना आ गया प्यारे बच्चों? 5। तो 5 ग्राम मेल्ट हो जाएगा, तो 15 ग्राम वाटर बन जाएगा। आया? बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया है बच्चा लोग। Steam at 100 degree centigrade is passed into 2 kilogram water in a calorimeter of water equivalent 0.02 kilogram at 15 degree centigrade. 2 kilogram water, 0.02 kilogram वाटर इक्विवेलेंट है कैलोरीमीटर, तो आप मान सकते हैं 2.02 किलोग्राम वाटर या 2020 ग्राम। और कितने टेम्परेचर पे? 15 डिग्री सेंटीग्रेड। सही है भैया। अब इसमें स्टीम डाल रहे हैं, फाइनल टेम्परेचर आ गया 90, तो बताना है स्टीम कितना किलोग्राम की स्टीम लगी। ठीक है भैया, m किलोग्राम की लगी, फाइनल टेम्परेचर 90 हो गया, तो 2020 ग्राम ms डेल्टा टी। 15 से 90 हो गया, तो बड़ा कितना टेम्परेचर? 75। तो ms डेल्टा टी
इतनी एनर्जी चाहिए। और स्टीम कितनी एनर्जी देगी अगर m ग्राम स्टीम होगी तो m इंटू 540, जब वो कंडेंस होगी तो इतनी एनर्जी रिलीज होगी। अगर बेटा स्टीम को इवेपोरेट करो तो ml देनी पड़ती है, और कंडेंस होगी तो ml उसमें से रिलीज होगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लस अब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से 90 पे आ रही है, तो m s डेल्टा t हो गया 10, ये भी तो एनर्जी रिलीज होगी। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। तो 2020 इंटू 75 अपॉन 550, ये आ गया मास ऑफ स्टीम इन ग्राम, और ये हो गया किलोग्राम। बेटा अगर 2020 ग्राम में 15 से पहुंच गया 90 में, तो ms डेल्टा t इतनी एनर्जी उसने ली। और स्टीम अगर m ग्राम थी तो m इंटू 540, अगर 1 ग्राम कंडेंस होती है तो 540 एनर्जी रिलीज होती है। प्लस अब वो 100 से अगर 90 पे आएगी तो ms डेल्टा t इतनी एनर्जी और रिलीज करेगी, तो थर्मल एनर्जी लॉस्ट इज इक्वल टू थर्मल एनर्जी गेन्ड। आया, बिल्कुल आया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। तो यहां से आ गया, ये कितना हो गया उड़ाई 2.02, ये 0 और उड़ाई 0.2 कर देते हैं इसको, ठीक है। और ऑप्शंस के एक बार देखें क्या, एक बार ऑप्शन देख लेते ताकि चीजें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। या तो इसको करते हैं, इसको अभी 0.20, चलो करते हैं 5 1 जा 5 5 जा 5 11 जा, तो 11 1 4 आया, 0 लगाया 1.3, तो 0.2 से थोड़ा सा बड़ा, 0.2 से थोड़ा सा बड़ा। अगर 13 2 जा 26 कहूंगा इसको, ये तो बहुत छोटा है, 13 2 जा 26। अब मैं जानता हूं कि थोड़ा सा बड़ा आंसर आना है, इसके पीछे वाली टर्म भी लिख रहा हूं, 0.2020 था तो 0.26 बन जा रहा है, और 0.26 से हल्का सा बड़ा चाहिए, 0.26 से हल्का सा बड़ा। आइए चेक करते हैं क्या ऑप्शंस हैं। ऑप्शंस हैं 0.26 से हल्का सा बड़ा में है 0.28। क्या है प्यारे बच्चों, 0.28। मैं फिर से बता दे रहा हूं, अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि कैलकुलेशन कैसे करनी, तो 2020 इंटू 75 अपॉन 550 था, और 1000 एक और था, तो उसको 10,000 अलग कर लीजिए, ठीक है। अब 5 1 जा 5 1 जा 5, 15 जा 11 1 जा 11, और यहां पे 9 ले आइए, है ना। 11 1 जा 11, 9 आया, 11 8 जा 88, 4 आया, 11 3 जा 33, 183 बहुत है ना। तो 183 इंटू 15 करिए, 15 3 जा 45, 5 4, 15 8 जा 120, 120 4, 15 1 जा 15 और 12 कितना हो जाएगा 27। अब देखो बेटा, इसमें भी आगे आना था तो इससे हल्का सा बड़ा, अपॉन 10,000, 0.2745 से हल्का सा बड़ा 0.28। अब मैं काफी नजदीक पहुंच, तो 0.2 बहुत थोड़ा सा ही बड़ा चाहिए, क्योंकि बेटा 183 के बाद एक चीज और आनी थी पॉइंट समथिंग करके, तो बहुत हल्का सा ही बड़ा है। आई होप बेटा मैं आपको समझा पाया हूं। तो बेटा आंसर क्या हो गया 0.28, आंसर क्या हो गया 0.28। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा लोग। आई होप ये समझ में आ चुका होगा, है ना। चलिए अब ऐसा करते हैं, कुछ थोड़े से अच्छे क्वेश्चंस भी करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ इक्वल मासेस ऑफ 3 लिक्विड्स A, B, C आर 12, 19 and 28। A, B, C, ठीक है। 12 इसका इक्वल मासेस है, इसका टेम्परेचर है 12, इसका 19 है, और इसका है 28 डिग्री सेंटीग्रेड। करेक्ट है। When A and B are mixed, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है 16, तो ए बी को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आया 16, ठीक है। और जब बी सी को मिक्स किया तो 23 आया। ए सी को मिक्स करेंगे तो क्या आएगा, तीनों का मास सेम, स्पेसिफिक हीट्स मालूम नहीं है, ठीक है। तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर व्हेन ए एंड सी आर मिक्स्ड, ठीक है। तो एम एस ए, टेम्परेचर कहां से कहां जा रहा है 12 से 16, तो ये हीट गेन कर रहा है कितनी, डेल्टा टी कितना हो गया 16 माइनस 12 दैट इज 4, तो एम एस डेल्टा टी, ये क्या हो गया हीट गेन, और ये हीट लूज कितनी कर रहा है 19 से आ रहा है 16, तो एम एस बी डेल्टा टी कितना हो गया 3,
4SA इज इक्वल्स टू 3SB, इक्वेशन 1। अब ये इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है और इसका घट रहा है, तो ये हीट गेन कर रहा है और ये हीट लूज कर रहा है। तो कितनी हीट लूज कर रहा है C वाला? M SC स्पेसिफिक हीट ऑफ C डेल्टा T 5 हो गया, 28 से 23 पे आ रहा है, ठीक है। ये हो गया हीट लॉस्ट। और ये कितनी हीट गेन कर रहा है? M SB डेल्टा T कितना हो गया बेटा? 4। तो यहां से क्या गया? 5SC इज इक्वल्स टू 4SB। अब आप क्या कर सकते हैं, इनको गुस्से में आके डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा? 4SA बाय 5SC इज इक्वल्स टू 3/4। तो ये क्या आ जाएगा? 15/16। SA बाय SC आ जाएगा 15/16। खत्म, ठीक है। अब A और 6C को मिक्स करेंगे तो बेटा एक 12 पे और एक 28 पे, तो मान लो फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा T। A और C को जब मिक्स करेंगे, इसका टेम्परेचर है 12, इसका टेम्परेचर है 28, तो फाइनल टेम्परेचर क्या आ जाएगा? लेट से T आ जाएगा, ठीक है। तो M SA इसका टेम्परेचर बढ़ना है, T-12, करेक्ट हो गया? बिल्कुल करेक्ट हो गया। और इसका टेम्परेचर घटना है, ठीक है। तो M SC इसका टेम्परेचर 28 से T होगा, तो इसका घटना है, तो 28 माइनस T ये डिक्रीज है। तो MS डेल्टा T जो इसने थर्मल एनर्जी लूज करी उतनी इसने गेन करी। अब SA SC का रिलेशन 1 हुआ, SA को लिख दो 15/16 SC, खत्म हो गई बात। SA को क्या लिख सकते हैं? 15/16 SC, 15/16 SC T-12, M तो कट गया, दोनों के मास बराबर ही थे, बराबर SC वो भी कट गया, 28 माइनस T। अब बेटा A की इक्वेशन है और A की वेरिएबल है T। आई होप आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए जरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया। पहले A और B जब मिक्स किए तो फाइनल टेम्परेचर गिवन था, उसको यूज किया। B और C को मिक्स किया, फाइनल टेम्परेचर दे रखा था, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना आ रहा है उसको यूज किया, एक इक्वेशन उससे निकाली। और SA और SC में रिलेशन निकाल के जब AC को मिक्स किया तो उससे फाइनल टेम्परेचर निकाल लेंगे, और जो कि निकल के आएगा T की वैल्यू आएगी 20.26। ठीक है, मैं फिर से बता दे रहा हूं कैसे किया। बेटा जब A और B को मिक्स किया तो फाइनल टेम्परेचर आ रहा है 16, तो ये इसने थर्मल एनर्जी गेन करी 12 से 16 हुआ, MS डेल्टा T, MSA डेल्टा T हो गया 4 क्योंकि 12 से 16 है। ये 19 से 16 पे गया, इसने लूज करी, तो जितनी इसने गेन करी उतनी तो इसने लूज करी। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एक छोड़ रहा है, एक से एक की कम हो रही है, दूसरे की उतनी बढ़ जाएगी। तो MSB डेल्टा T हो गया 3, यहां से आ गया 4SA इक्वल टू 3SB। फिर उसके बाद जब B और C मिक्स हुए तो MSB डेल्टा T कितना हो जाएगा 4, MSB डेल्टा T हो गया 4, इसका इसने थर्मल एनर्जी गेन करी उतनी इसने लूज करेगी। MSC डेल्टा T कितना हो गया 5, SB/SC में रिलेशन आया, 5SC इक्वल्स टू 4SB लिख दिया, डिवाइड किया, SA बाय SC निकल के आ गया आपके पास 15/16। अब A और C को जब मिक्स कर रहे हैं तो MSA डेल्टा T कितना हो जाएगा बेटा T-12, इसने थर्मल एनर्जी गेन करनी क्योंकि इसका टेम्परेचर कम है, बढ़ेगा, इसने लूज कर दी, MSC 28 - T। बस बेटा SA बाय SC की वैल्यू पता थी, वो यहाँ पे पुट करी और एक इक्वेशन, एक ही वेरिएबल T, बड़े आराम से सॉल्व हो जाएगा। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया, कोई खास दिक्कत की बात नहीं। और कभी कभी ऐसे टुच्चे क्वेश्चन आते हैं, कहते हैं M ग्राम की आइस है और हमने ऊपर से इसको मतलब छोड़ा H हाइट से, और सारी की सारी एनर्जी जब वो ग्राउंड पे स्ट्राइक किया थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई और पूरी आइस जस्ट पिघल गई, टेम्परेचर बिल्कुल नहीं बढ़ा। तो बताओ कितनी हाइट से फेंका? तो मतलब mgh ग्रेविटी ने वर्क किया, m मास की आइस यहाँ से फेंकी h हाइट से, और कह रहे सारी की सारी एनर्जी थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, और जो थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट हुई उससे जस्ट आइस पिघल पाई। ठीक है, इसको ml के बराबर कर दिया, हाइट निकालनी है तो क्या आ जाएगी L/G। L क्या है? मान लो कि अगर अब मेरे को mgh ये जूल्स में लिए तो ये भी जूल्स में लेना पड़ेगा, तो 80 कैलोरीज होता है, तो 80 × 4.2, 4.1 × 4.2 ले, और G को लगभग 10 ले दिया,
बस निकाल सकते हैं। 8 to the 16 6 1, 8 4 the 32 और 1 33, 33.6 मीटर से अगर उसको ड्रॉप करेंगे तो वो पिघल जाएगी। ठीक है, अगर सारी की सारी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट। ठीक है, डेफिनेटली कुछ आवाज भी आएगी तो उसमें भी कुछ एनर्जी लूज होगी, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, काफी सिंपल है। 10 ग्राम आइस, आखिरी आसान क्वेश्चन ही करा, -50 डिग्री सेंटीग्रेड पे। इससे मेरे को बनानी है 10 ग्राम स्टीम। डिग्री सेंटीग्रेड। स्पेसिफिक हीट आइस की और स्टीम की हाफ है, वाटर की 1 होती है ना, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 80 है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन 540। प्लीज नोट इट डाउन। स्पेसिफिक हीट आइस इज इक्वल्स टू स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स इज इक्वल्स टू हाफ, और वाटर की 1 है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होती है 80, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी 540। तो पहले इससे बनाएंगे 10 ग्राम आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कितनी थर्मल एनर्जी लगेगी? m s हाफ डेल्टा t 50। तो ये कितना आ गया? 25 इंटू 10 250। ठीक है, अब 10 ग्राम आइस को मेरे को मेल्ट करना है 10 ग्राम वाटर में एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसमें कितनी एनर्जी लगेगी? ml 10 इंटू 80। ये कितना आ गया? 800। अब इससे बनानी 100 ग्राम पे वाटर, 100 ग्राम पे वाटर बनाना है। ओ सॉरी, 10 ग्राम वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, उसमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? m s डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना हो गया? 0 से 100 हो गया, तो ये आ गया 1000 कैलोरीज। इसके बाद इससे बनाएंगे हम स्टीम, 10 ग्राम स्टीम एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें कितनी थर्मल एनर्जी लगी? m s हाफ हो गया, और सॉरी यहां पर तो मेरे को वाटर से स्टीम बनानी, ml कितनी लगेगी? ml तो 10 इंटू 540, ये कितना आ गया? 5400। अब 10 ग्राम स्टीम से 10 ग्राम स्टीम बनानी है, 100 से 150 करना है टेम्परेचर, तो m s होता है हाफ स्टीम का, डेल्टा टी कितना हो गया? 50। तो ये कितना आ गया प्यारे बच्चों? 250 और ये 250 हो गया 500, 500 और 800 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 1300, 1300 और 1000 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 2300, 2300 और 5400 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7700। तो आंसर इज 7700 कैलोरीज। आई होप बच्चों मैं आपको समझा पाया हूं, और जैसा कि मैंने बोला भी, इससे ज्यादा क्वेश्चन कराना इस पर्टिकुलर टॉपिक में बेटा पाप जैसा होगा। बेटा बहुत ही ज्यादा स्पून फीडिंग हो जाएगी। अब क्या करेंगे? होमवर्क डिस्कशन में कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन और देख लेंगे। ठीक है, लेक्चर में इससे ज्यादा कराना बेवकूफ़ी रहेगी। तो बेटा आपका काम बस अब यही है केवल और केवल कि जो मैंने क्वेश्चंस कराए सबसे पहले इन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें। कुछ दिक्कत रही है तो वीडियो को रिवाइंड करें, एक एक स्टेप सुने, एक एक स्टेप लिखें, पक्का समझ में आएगा। बेटा अगर ये समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा चिंता की बात है, और चिंता को दूर करने का एक ही तरीका है कि आप वीडियो को रिवाइंड करें, एक एक स्टेप सुने, एक एक स्टेप समझें, एक एक स्टेप लिखें, पक्का समझ पाए। What will be the final temperature when 150 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 300 gram of water? आपको इससे मतलब नहीं, एग्जाम्पल कौन सा है आपके सामने एग्जाम्पल लिखा हुआ आ जाए, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, What will be the final temperature when 150 gram of ice at 0 degree centigrade is mixed with 300 gram of water at 50 degree centigrade? Specific heat of water is 1 calorie per gram per degree centigrade. ठीक है प्यारे बच्चों, इसको पहले रख करते हैं। 150 ग्राम आइस at 0 degree centigrade, 300 ग्राम वाटर at 50 डिग्री सेंटीग्रेड। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये इसको पिघलने में सक्षम होगा? क्या ये इसको कंडेंस कर पाएगा? क्या ये इसको लिक्विफाई कर पाएगा? तो 150 इंटू 80, ये थर्मल एनर्जी चाहिए इसको लिक्विफाई करने के लिए, तो कितना आ गया?
15 8 जा 120 और 2 0 और 12,000, इतनी थर्मल एनर्जी चाहिए पिघालने के लिए। तो अगर ये 0 पे आएगा तो कितनी थर्मल एनर्जी रिलीज करेगा? 300 स्पेसिफिक हीट 1 डेल्टा टी 50, तो ये कितना आ गया? 15,000। तो क्या ये उसको पिघाल सकता है? यस, 100%। तो मतलब फाइनल टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता, फाइनल टेम्परेचर 0 नहीं हो सकता। फाइनल टेम्परेचर जो होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। क्या ये बात समझ में आ गई है? बिल्कुल आ गई। तो मान लो टी होगा, ठीक है भैया। तो 12,000 तो इसको पिघालने में लगेगी थर्मल एनर्जी, प्लस 150 इंटू स्पेसिफिक हीट 1 और डेल्टा टी कितना हो जाएगा? टी माइनस 0 इज इक्वल टू, ये थर्मल एनर्जी क्या होगी? गेन्ड। और इसे लूज कितनी कर रही है? 50 से टी पे पहुंच रहे हैं, तो 300 इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू 50 माइनस टी, एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल, ठीक है। हालांकि अगर आप मेरे सामने हो तो मैं थोड़ा सा टफ मेथड बताऊं, लेकिन उससे आंसर जल्दी आते हैं। लेकिन अभी आप ऐसे ही समझिए, मतलब ये एक सिंपल मेथड है जो आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये मतलब ये एक अप्रोच है जो बहुत सिंपल है, जो बड़े आराम से आप समझ सकते हैं, बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको खाली टी निकालना है। बेटा हीट गेन्ड इज इक्वल्स टू हीट लॉस्ट। बेटा 50 से टी पे है, तो 300 इंटू 1 इंटू 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू ml। इसने थर्मल एनर्जी ली पहले पिघलने के लिए, है ना, मेल्ट होने के लिए। फिर 150 जो ग्राम आइस है जो वाटर बन गई, तो ms डेल्टा टी, फिर वो 0 से टी पे पहुंची, तो इतनी थर्मल एनर्जी और सप्लाई करने के लिए। आ गया है? बिल्कुल आ गया, ठीक है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। ऑन अ स्केल वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फ्रीजेज एट 50 डिग्री। मतलब कोई जनरल स्केल आ गया, अच्छी बात है। तो जनरल स्केल यहां ले लेते हैं। वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री टी और 50 डिग्री टी उसका फ्रीजिंग पॉइंट है। तो कह रहे हैं बताइए, और इस वाले स्केल में अ सब्सटेंस बॉइल्स एट 300 डिग्री। एक सब्सटेंस 300 डिग्री पे बॉईल करता है इस स्केल में। इस स्केल में एक सब्सटेंस है प्यारे बच्चों जो बॉईल करता है। ऐसा करते हैं, ऐसी कैलकुलेशन ले लेता हूं जो आसान आएगी। 650 ले लेते हैं, है ना। तो सब्सटेंस बॉइल्स एट 650, है ना। तो बताना है ऑन दिस स्केल फाइंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट सब्सटेंस इन सेल्सियस स्केल। क्वेश्चन समझ में आया? बेटा मैं फिर से बोल रहा हूं, प्लीज नोट इट डाउन। ऑन अ स्केल वाटर बॉइल्स एट 200 डिग्री एंड फ्रीजेज एट 50, ठीक है। कोई नया स्केल है। अब कह रहे हैं बताइए उस स्केल में ना जो बॉइलिंग पॉइंट है एक सब्सटेंस का वो 650 है ना। तो जिसको ये 650 बताएगा उसको सेल्सियस स्केल क्या बताएगा ये बताना है। तरीका क्या होता है बेटा करने का? टी माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। ये क्या हो गया? 200 माइनस 50। अब सी में क्या आ रहा होगा? मान लो सी आ रहा होगा, बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 100, और यहां पे क्या देगा? सी माइनस फ्रीजिंग पॉइंट 0। बस बेटा सी निकालना है। अच्छा टी की वैल्यू क्या है? टी है 650, ये 650 है। जब इसमें 650 वो इसमें क्या होगा बेटा? यही तो बताना है। तो बेटा करना क्या होता है? टी माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, और सी माइनस सी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। कैसे करेंगे बेटा? टी माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, सी माइनस सी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट। डिग्री सेंटीग्रेड में 100 और 0 है, इसमें दे रखा है 200 और 50। करेक्ट है, 200 और 50 दे रखा है। तो T माइनस टी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट, C माइनस सी फ्रीजिंग अपॉन बॉइलिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इन डिग्री सेंटीग्रेड। अब T की वैल्यू क्या है? 650। तो 650 माइनस 50 कितना हो जाएगा? 600। बहुत शानदार। नीचे क्या है? 150। 150 4 जार इज इक्वल्स टू C बाय 100। 100 जोर से जाके उसको टकराएगा और बन जाएगा 400। क्या बन जाएगा? 400। शानदार। तो जो उसमें 650 है, इसमें क्या है? 400। तो बेटा ऐसे क्वेश्चन आएंगे टुच्चे टुच्चे। आई होप आप लोग कर पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो बच्चों मेरे को लगता है इससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए कैलोरीमेट्री में, जितना मैंने आपको करा दिया है। बस अगर आप एक बार इस रिवीजन लेक्चर को 2 बार देख लें तो बहुत ही शानदार हो जाएगा। और बेटा आप कोशिश करें, बढ़िया करके आप लोग मेहनत करें, तभी मजा आएगा, तभी आनंद भी आएगा, तभी बढ़िया रिजल्ट भी आएगा। ये रिवीजन वीडियोस का पूरा फायदा उठाएं। तो इसको 1 से 2 बार देखें, मतलब सारे के सारे रिवीजन वीडियोस को बहुत ही शानदार वीडियोस बनाए गए हैं, है ना। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़िया करके बेटा मेहनत करते रहें, खूब बढ़िया मेहनत करें। हर एक चीज जब भी आप सुन रहे हो तो एक एक लाइन सुने, एक एक लाइन नोट करें। इस तरीके से समझे कि जैसे आप क्लास में बैठे बिल्कुल डिसिप्लिन्ड वे में
आप एक एक लाइन सुने, एक एक लाइन नोट करें और बढ़िया मेहनत करें, खूब पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़े। तो बच्चों बहुत बढ़िया मेहनत करते रहें, आगे बढ़ते रहें। बाय बाय, कीप वर्किंग हार्ड।